हेलो, क्या हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? बोलिए। बड़ी समस्याएं होती हैं जीवन में। पहुंच रही है आप तक? टीना यादव, ठीक है। शुरुआत करते हैं फिर से। देखिए, फिर से बताते हैं इसी क्वेश्चन को, दोबारा से रिकॉल करते हैं। स्वागत है सभी बच्चों का एडू क्रॉनिकल यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन हम बता रहे थे कि पहला क्वेश्चन है शैवाल और कवक, यानी शैवाल को कहें तो क्या कहते हैं? एल्गी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? एल्गी कहते हैं। और जो कवक होता है इसको क्या कहते हैं? फंजाई कहते हैं। इसको कहते हैं फंजाई, यानी फंगस और एल्गी के परस्पर सहयोग से बने सहजीवी सहजीवी पौधे हैं। क्या फ्यूरेरिया है या लाइकेन है या मार्केंसिया है या रिक्सिया है? तो एक चीज समझिए आप लोग, जब दो जीव होते हैं, मान लो ये पहला जीव है और ये दूसरा जीव है, ये पहला जीव है और ये दूसरा जीव है। जब ये दोनों जीव एक दूसरे को, यानी एक दूसरे को परस्पर लाभ पहुंचाते हैं, इस तरीके से ये इसको लाभ पहुंचाए और दूसरा वाला पहले को लाभ पहुंचाए, तो इस तरीके से जो लाभ यानी परस्पर लाभ पहुंचाते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सहजीवी। उसको कहते हैं सहजीवी। और सहजीवी का उदाहरण क्या है? अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल जो होता है वो होता है लाइकेन। क्या होता है प्यारे बच्चों? ये होता है आपका लाइकेन। लाइकेन कैसे एक दूसरे को लाभ पहुंचाता है, यानी शैवाल और कवक कैसे एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं? तो देखिए आप लोग, जैसे कि मान लो ये बेस है, इस बेस पर होता है क्या? इस बेस पर होता है आपका कवक, यानी कि फंजाई होता है। और फंजाई के ऊपर क्या होता है? ये होता है आपका शैवाल, यानी ये एल्गी होती है, ये शैवाल होता है और ये होता है फंजाई, यानी कि कवक होता है। और ये जो फंजाई होता है मृदा से क्या लेता है? ये मृदा से लेता है जल। ये मृदा से जल लेता है। और शैवाल क्या करता है? यानी शैवाल को ये जल पहुंचाता है जाइलम ऊतकों के सहारे। और ये शैवाल क्या करता है? शैवाल का एक काम है, यानी शैवाल का क्या काम है? ये सूर्य के प्रकाश की सहायता से, प्रकाश संश्लेषण की सहायता से भोजन बनाता है और ये देता है किसको? फंजाई को। इस तरीके से दूसरे दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे को परस्पर लाभ पहुंचा रहे हैं। एक दूसरे को परस्पर क्या कर रहे हैं? लाभ पहुंचा रहे हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा लाइकेन। बिल्कुल सही जवाब, यानी लाइकेन आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। टीना यादव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एंटी अमीबा हिस्टोरिकल से होने वाले रोग का नाम बताइए। पहला ऑप्शन है क्या? मलेरिया है। दूसरा ऑप्शन है पेचिस है। सी ऑप्शन है टाइफाइड है। ऑप्शन पीलिया है। बताइए आप लोग क्या आंसर हो सकता है इसका? बताइए। देखिए, अगर बात करें एंटी अमीबा हिस्टोरिकल की, तो ये किससे रिलेटेड होता है? ये आंत से रिलेटेड हो जाता है। आंत से क्या हो जाता है? आंत से रिलेटेड हो जाता है। ये आंत में पहुंचकर क्या करता है? ये आंत में पहुंच करके ये क्या है? ये अमीबा है। ये क्या है? ये अमीबा है। ये आंत में पहुंच करके आंत में कर देता है घाव। और आंत में जब घाव कर देता है तो घाव से क्या है? इससे ब्लड ब्लीडिंग होने लगती है, यानी ब्लड आने लगता है।
और यही ब्लड क्या करता है, जो मल होता है यानी कि जो मल होता है उसके माध्यम से क्या होता है, पेचिस के माध्यम से ये पेचिस बनाने का काम करता है। यानी एंटी अमीबा हिस्टोरिकल से होने वाले रोग का नाम क्या है, इसका नाम है आपका पेचिस, पेचिस नाम होगा। अगर बात करें मलेरिया और पीलिया, यानी एक ऐसे रोग हैं प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं, यानी एक ऐसे रोग हैं ये प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। अगर प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों की ट्रिक की बात करें तो पापा काम पे सोते हैं, यानी कि पापा काम पर सोते हैं। देखिए पा से क्या हो गया पायरिया, का से क्या हो गया कालाजार, माँ से हो गया मलेरिया, माँ से हो गया मलेरिया। और सोते होने का मतलब होता है सोने की बीमारी, यानी कि सोने की बीमारी भी किससे होती है, प्रोटोजोआ। कोई बच्चा हमारी क्लास में ऐसा है जिसको सोने की बीमारी हो? क्या अंजलि भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आपका स्वागत है। और क्वेश्चन का आंसर भी देते रहिए। पेचिस, बहुत सही जवाब, पेचिस। किस किस को पेचिस यानी किस किस को इस एंटी अमीबियन ने परेशान किया है? चलिए चलते हैं। नंबर 3, अधिकांश कीट यानी जो इंसेक्ट होते हैं, जिनको इंग्लिश में कहते हैं क्या, जिनको इंग्लिश में कहते हैं इंसेक्ट, ज्यादातर कीट जो होते हैं किस प्रकार का श्वसन करते हैं, यानी किस प्रकार का रिस्पायरेशन करते हैं। जिस प्रकार से इंसान श्वसन करता है उसी प्रकार से कीट भी क्या है, कीट भी जीव हैं, वो भी क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। तो पूछ रहा है क्या त्वचा के द्वारा कीट श्वसन करते हैं, या गलफड़ों के द्वारा, या फेफड़ों के द्वारा, या ट्रोकिया प्रणाली के द्वारा? बताइए आप लोग, इसका जवाब क्या होगा? ओम, हमें सोने की जबरदस्त बीमारी है। अच्छा ठीक है। नौकरी पा जाओ, उसके बाद में अच्छे से सोना सभी लोग। इसका तब तक के लिए जवाब दीजिए त्वचा। त्वचा के द्वारा अधिकांश कीट श्वसन करते हैं। और कोई आंसर देगा? और कोई आंसर देगा? अगर बात करें कीट, तो कीट सबसे ज्यादा, यानी कीटों की बात करें तो ये किससे श्वसन करते, एक करते हैं श्वसन ट्रेकिया से, यानी ट्रेकिया के माध्यम से क्या करते हैं, ट्रेकिया के माध्यम से श्वसन करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं। चलते हैं आगे की और अगला क्वेश्चन देखिए। कैलेमाइन की बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बार एसएससी में आया था 2010 में, यानी 2010 में एसएससी का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। किस धातु का अयस्क है, यानी बात करें कैलेमाइन तो किस धातु का अयस्क है, क्या मैग्नीशियम का है, या कॉपर का है, या जिंक का है, या आयरन का है? बहुत जल्दी से जवाब दीजिए। 3 का ए नहीं होगा, 3 का डी होगा, इसका बताइए। इसका जवाब दीजिए। कैलेमाइन क्या होती है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कैलेमाइन है, तो आपको जवाब देना होगा कि कैलेमाइन क्या है। कैलेमाइन है एक धातु। क्या है कैलेमाइन? धातु है। और अगर इसके बात करें आंसर, तो इसका आंसर क्या होगा, जिंक। यानी जो जेडेन है, यानी जेडेन है, ये किसका उदाहरण है, यानी किस धातु का अयस्क है, तो वो है आपका कैलेमाइन का अयस्क। चलते हैं आगे की ओर। जलीय तथा कीट भक्षी पौधा है, कौन सा ऐसा पौधा है जो कीट भक्षी भी है और जलीय भी है? तो बताइए, यूट्रिकुलेरिया है, या ऑप्शन डी डायोनिया है, ऑप्शन सी डोसेरा, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज। बताइए। गलत हो गया, आंसर को डिलीट मत करिए, कोई लोग मेहनत कर रहे हैं आप लोग। 5 का बताइए क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, यानी एक एक क्वेश्चन हमारे पेपर के लिए कैसा होता है, एक एक क्वेश्चन हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और 5 का सी आंसर आ चुका है, 5 का सी। तो देखिए, अगर बात करें डायोनिया की, यानी डायोनिया की बात करें तो डायोनिया क्या है, जलीय तथा कीट भक्षी पौधा है डायोनिया। चलते हैं आगे की ओर। 6, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है बायोलॉजी की दृष्टि से। शर्करा, मधुमेह को
शर्करा मधुमेह को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को स्रावित करती है। कौन सी ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो डायबिटीज होती है यानी कि जो मधुमेह को नियंत्रित करने यानी कंट्रोल करने वाले हार्मोन का श्रावण करती है यानी स्रावित करती है कंट्रोल करने के लिए। तो बताइए एड्रीनल ग्रंथि है या अग्नाशय है या पीयूष है या थायराइड है। और एक क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। 6 का बताइए क्या होगा। देखने से ही पता चलता है कि अंतःस्रावी ग्रंथि की बात कर रहा है यानी अंतःस्रावी ग्रंथि की क्या कर रहा है बात कर रहा है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर बताइए आप लोग। 6 का बी बिल्कुल सही जवाब यानी 6 का बी बिल्कुल सही जवाब होता है यानी क्या होगा अग्नाशय। काव्यांजलि जी का जवाब आ रहा है 7। सूची 1 में वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं साइंटिस्टों के नाम दिए गए हैं। आप लोगों को दिख रहा है ना दिख रहा हो तो जूम कर देते हैं इस तरीके से। अब दिख रहा होगा अब आप लोगों को दिख रहा होगा। देखिए सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। क्या करना है आइए करते हैं। क्या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंथ्रेक्स जीवाणु से संबंधित हैं। एक मिनट एडवर्ड जेनर इसमें ऑप्शन दिए हैं 5 और सूची 1 में ऑप्शन दिए हैं 4। इनका मिलान करो आप लोग। चेचक की खोज किसने की थी एडवर्ड जेनर ने यानी हम इससे देखें बी का कौन सा है 5वां यानी बी का कौन सा है 5वां यानी कि ये क्वेश्चन ही गलत है यानी ये क्वेश्चन कैसा होता है गलत होता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करें तो इन्होंने किसकी खोज की थी पेनिसिलिन की खोज की थी। और रॉबर्ट कोच की बात करें तो इन्होंने किसकी खोज की थी रॉबर्ट कोच एंथ्रेक्स जीवाणु की खोज की थी। लुईस पास्चर की अगर बात करेंगे तो लुईस पास्चर ने किसकी खोज की थी तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु की खोज की थी। और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। और ऑप्शन डी बचा है फर्मेंटेशन की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो इससे मैच इसलिए नहीं करेगा क्योंकि इसमें 5 ऑप्शन है यानी सेकंड वाली सूची में 5 है। हमने आप लोगों का मिलान करा दिया है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो पेनिसिलिन की खोज करता है। एडवर्ड जेनर चेचक का टीका। लुईस पास्चर की बात करें लैक्टोबैसिलस जीवाणु। रॉबर्ट कोच करते हैं एंथ्रेक्स जीवाणु की खोज। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो इसमें नहीं दिया है। अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ए का कौन सा होगा ए का होगा चौथा यानी ए का कौन सा होगा चौथा। बी की बात करें तो बी का इसमें इसकी दृष्टि से कौन सा होगा 5वां। और सी की बात करें तो सी का कौन सा होगा आपका तीसरा यानी सी का होगा तीसरा। और अगर हम इसी तरीके से डी की बात करें तो डी का कौन सा ऑप्शन होगा पहला। इस तरीके से हम करते हैं मिलान। चलते हैं कि आगे की ओर देखते हैं मूल गोप नहीं पाया जाता है यानी मूल गोप किसमें नहीं पाया जाता है। क्या जलीय पौधों यानी जलोद्भिद वाले जो पौधे होते हैं जो जल में पौधे पाए जाते हैं क्या उनमें मूल गोप नहीं होते हैं। या समोद्भिद यानी मीजोफाइट यानी जो पौधे होते हैं उनमें नहीं होता है। या लवण मृदोद्भिद हैलोफाइट यानी जो लवणीय भूमि में उगते हैं उनमें नहीं होता है। ऑप्शन डी मरुस्थलीय पौधे यानी मरोद्भिद में नहीं होता है। तो आप लोग इसका जवाब दीजिए तब तक हम आपको बताते हैं कि मूल गोप होता क्या है। देखिए आप लोग जैसे कि मान लो ये जड़ है ये जड़ है कुछ ज्यादा ही मोटी बन गई है। चलो इसको थोड़ा पतला करते हैं। देखिए ये जड़ है ये जड़ है। जड़ में क्या है ये मूल रोम है ये मूल रोम है जो हल्के हल्के हैं क्या है ये मूल रोम होते हैं। और जो मूल गोप होती है वो इस तरीके से होती है जो क्या करती है जो इसका शीर्ष वाला सिरा होता है यानी जड़ का उसको क्या सुरक्षा प्रदान करती है यानी उसकी कोशिकाओं का रक्षा करती है ये मूल गोप होती है। तो आप बताइए इसका नाम क्या होता है मूल गोप जो जड़ में सबसे नीचे होती है जड़ में सबसे नीचे होती है। बताइए आप लोग इसका ऑप्शन कौन सा होगा। दासु सर जी विवेक सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं 8वें का आंसर दीजिए।
तो देखिए आप लोग, जो लवण, मृदोद्भिद, हैलोफाइट यानी जो पौधे होते हैं उनमें क्या नहीं पाया जाता है, मूलगोप नहीं पाया जाता है। चलते हैं आगे की ओर। और जितने भी पौधे होते हैं, चाहे वो मरुस्थल की बात करें, चाहे समोद्भिद यानी मीजोफाइट की बात करें, और चाहे जलीय पौधे यानी जलोद्भिद की बात करें, जितने भी हमारे प्लांट्स होते हैं सभी में क्या, सभी में पाया जाता है आपका मूल गोप पाया जाता है। और हमने आपको बताया कि जो मूल गोप है वो इस तरीके से संरचना होती है, यानी कि जो जड़ होती है उसमें सबसे नीचे मूल गोप होती है, और इसका एक ही काम होता है, जो जड़ की मुख्य जड़ होती है उसकी क्या, उसकी सेल्स की क्या, रक्षा करना। चलते हैं आगे की ओर। हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा यानी CO2 के अलावा वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट देखिए आप लोग, पढ़िए। हरे पौधे केवल रात के समय श्वसन करते हैं, क्या ये स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन बी, हरे पौधे दिन के समय श्वसन करने पर रात के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। देखो एक बात और समझा दें, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो दिन में भी होती है और रात में भी होती है। अगर दिन की बात करें तो ये कहाँ होती है, क्लोरोफिल, यानी दिन की बात करें तो ये स्ट्रोमा में क्रिया होती है। कहाँ होती है, ये स्ट्रोमा में क्रिया होती है। और रात में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, लेकिन दिन की अपेक्षा बहुत कम हुआ करता है। उसको डार्कनेस रिएक्शन की कहते हैं, जो रात में होता है, और जो सुबह होता है उसको। तो इसका आप लोग ऑप्शन का जवाब दीजिए। ऑप्शन सी है, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है, और हरे पौधे रात के समय श्वसन नहीं करते। कौन इसका जवाब? थैंक यू सर जी, बिल्कुल रिया अग्निहोत्री हमारे साथ, बिल्कुल आपका भी स्वागत है। 9 का आप लोग आंसर दीजिए। देखिए क्या कह रहा है स्टेटमेंट, बहुत धीरे से पढ़िए। देखिए हरे पौधे यानी जो हरे पौधे होते हैं, जो कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण की सहायता से। अब आगे पढ़िए। दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा यानी CO2 के अलावा वायुमंडल में, यानी जो वायुमंडल एटमॉस्फेयर है, ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं। क्यों, ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हरे पौधे केवल रात के समय श्वसन करते हैं, यानी हरे पौधे क्या, केवल रात के समय क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या होता है आपका? ये स्टेटमेंट होता है बिल्कुल सही। बंदन गुरु जी, विवेक, और कैसे हो आप लोग, कैसे हो विवेक? बहुत धीरे धीरे, अच्छा धीरे धीरे पढ़ाएं, ठीक है। यानी ये स्टेटमेंट सही होता है। चलते हैं। अमरबेल यानी जो अमरबेल है, निम्न में से किस प्रकार का पादप है? अब सोचिए ये पादप क्या होता है? ये प्लांट ही होता है, ये कोई जीव जंतु नहीं है। यानी ये भी क्या है, ये बायोटिक में आता है। प्लांट आपका किस में आता है? ये बायोटिक में आता है प्लांट। तो आप इसका आंसर दीजिए। देखिए ए बायोटिक में कौन कौन आता है? देखिए आते हैं पेड़ पौधे जो होते हैं वो भी कैसे होते हैं, पेड़ पौधे भी होते हैं एबायोटिक। और बायोटिक। पेड़ पौधे भी कैसे होते हैं, बायोटिक होते हैं। जीव जंतु यानी जो होते हैं वो भी कैसे होते हैं, जीव जंतु भी होते हैं आपके बायोटिक। और बात करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो भी कैसे होते हैं, सूक्ष्म जीव भी आपके होते हैं बायोटिक। अगर हम ए बायोटिक की बात करते हैं, ए बायोटिक की बात करें तो भूमि हो गया, जल हो गया और वायु हो गया। ये कैसे है, ये आपके हैं ए बायोटिक। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कौन होगा बताइए? क्या अमरबेल स्वपोषी है या परजीवी है या मृतोपजीवी है या परपोषी है? बताइए इसका आंसर। 10 का बी आंसर आ चुका है हमारे पास। देखिए 10 का बी आंसर आ चुका है, परजीवी इसका राइट आंसर होगा। और किसी का आंसर? 10 का बी सर, कैन यू हैव स्पीक सम वर्ड इन इंग्लिश? ओके
ठीक है, इंग्लिश में भी बताते जाएंगे तब तक के लिए। जो इसका आंसर क्या होगा, यानी अमर बेल है वो कैसा है, परजीवी है, यानी क्या करता है, दूसरे पर क्या रहता है, निर्भर रहता है। यानी जितने भी पैरासाइट, इनको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पैरासाइट। यानी पैरासाइट का एक ही काम है, दूसरे पर क्या, दूसरे पर निर्भर रहना। यानी पैरासाइट अगर बात करें प्रोड्यूसर की यानी उत्पादक की, तो उत्पादक क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं पेड़ पौधे। यानी बात करें प्रोड्यूसर की, तो प्रोड्यूसर क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। और उत्पादक क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन तो बना सकते हैं, लेकिन पैरासाइट क्या होता है, दूसरे पर निर्भर कर रहता है, यानी दूसरे से अपना भोजन ग्रहण करता है। चलते हैं आगे की ओर। कॉलरा होता है बैक्टीरिया द्वारा होता है, वायरस द्वारा या कीटों द्वारा या टॉक्सिन द्वारा। आप लोग इसका जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए जल्दी से। कॉलरा क्या होता है, बताइए। कॉलरा होता है, विवेक सिंह का आंसर आया है डी। देखिए कॉलरा होता है बैक्टीरिया, इससे क्या होता है, कॉलरा से, कॉलरा में जो है इसमें डायरिया हो जाता है, यानी डायरिया। और इससे क्या होता है, मौत भी हो सकती है, यानी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए इसका आंसर होता है 11 का। ये विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है, यानी ऐसी कौन सी जलधारा है जो सबसे तेज बहती है, तो बताइए गल्फ स्ट्रीम या लेब्राडोरा या बेंगुला की जलधारा या आपकी क्यूराइल जलधारा। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। अरे गुरुजी 11 का भी, 11 का बी नहीं होगा, 11 का बैक्टीरिया होगा। बैक्टीरिया के द्वारा क्या होता है, बैक्टीरिया के द्वारा डायरिया, डायरिया होता है। और डायरिया से क्या होता है, मृत्यु होने की, क्या मृत्यु होने की होती है संभावना। आप चेक कर लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा बिल्कुल। अब इसका आंसर दीजिए क्या होगा, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है, गल्फ स्ट्रीम है या लेब्राडोर है या बेंगुला की जलधारा या क्यूराइल की जलधारा है। 12 का कौन सा सही होगा। ट्वेल्व का बहुत अच्छे गुरुजी, धन्यवाद, धन्यवादम। 12 का सी आंसर आया है, 12 का सी आंसर आ चुका है। और कोई आंसर देगा, और कोई आंसर देगा 12 का। देखिए अगर गल्फ स्ट्रीम जलधारा की बात करें, तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा कैसी जलधारा है, ये विश्व की सबसे तेज चलने वाली जलधारा होती है। जलधाराएं क्या होती हैं बताइए आप लोग, जलधाराएं यानी ये कहाँ चलती हैं, महासागरों में चलती हैं। यानी जैसे प्रशांत हो गया, अटलांटिक महासागर हो गया, यानी जितने भी महासागर हैं उसमें क्या चलती हैं, उसमें चला करती है, जलधाराएं चला करती हैं। तो इसका ऑप्शन होगा गल्फ स्ट्रीम। अगर बात करें गल्फ स्ट्रीम कहाँ चलती है, यानी कौन से महासागर में चलती है, लेब्राडोर जलधारा किस महासागर में चलती है, बेंगुला जलधारा कहाँ चलती है, तो ये चलती है आपके अटलांटिक महासागर यानी अटलांटिक ओशियन में ये जलधारा चला करती है, ओशियन। ये सारी बातें होती हैं। चलते हैं आगे की ओर। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से लोकप्रिय है, तो बेंगुला जलधारा या केनारी की जलधारा या गल्फ स्ट्रीम या नॉर्वे की जलधारा। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। बहुत अच्छे गुरुजी। काव्यांजलि यादव मैसेज डिलीट करे दे रही हैं, क्या बात है।
सही नहीं हो रहा है। पीपीटी नहीं बने थे, बता दिया था मैंने, थोड़ी समस्या हो गई थी इसलिए। ठीक है, बताइए यूरोप का गर्म कंबल किसे कहते हैं? देखिए बेंगुला की जलधारा की बात करें तो एक ऐसी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। अगर बात करें केनारी जलधारा की तो एक ऐसी जलधारा है, ये भी ठंडी जलधारा है। बात करें गल्फ स्ट्रीम की तो गा से होता है गल्फ स्ट्रीम और जलधारा, यानी कि ये होती है आपकी गर्म जलधारा। और ये जो धाराएं होती है अटलांटिक ओशियन में चलती है। कहाँ चलती हैं? अटलांटिक ओशियन में चलती हैं। यानी इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? 13 का ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा। देखिए यानी बेंगुला जलधारा जो होती है इसे गर्म कंबल के नाम से जानते हैं, यूरोप में चलते हैं। 14 निम्नलिखित में से किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं? पेरू या कैलिफोर्निया या एल नीनो जलधारा या गल्फ स्ट्रीम जलधारा? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 13 का डी। 13 का डी ऑप्शन नॉर्वे नहीं होगा, इसका ए ऑप्शन 14 का बताइए आप लोग। 14 का बताइए क्या होगा? 14 का बताइए। आप ये आंसर गलत क्यों जा रहे हैं? देखिए एल नीनो की जलधारा जो होती है, एल नीनो की जलधारा इसको क्या कहते हैं? क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं। यानी क्रिसमस के बच्चे की धारा जो जलधारा है वो कौन सी है आपकी? तो आपकी होती है एल नीनो की जलधारा, यानी एल नीनो की जलधारा। बात करें पेरू, यानी एक ऐसी ठंडी जलधारा है, यानी कि एक ऐसी जलधारा है, ये ठंडी जलधारा है। अगर बात करें कैलिफोर्निया और एल नीनो की एक ऐसी जलधारा है, गर्म जलधाराएं हो जाती हैं और ये चलती हैं आपके कहाँ? ये चलती हैं आपके प्रशांत महासागर में। कहाँ चलती हैं? प्रशांत ओशियन में ये जलधाराएं चला करती हैं। चलते हैं आगे की ओर। गहरा नीला रंग होने के कारण किस जलधारा को जापानी लोग, यानी जो जापान के लोग होते हैं, को काली धारा यानी ब्लैक स्ट्रीम, ब्लैक स्ट्रीम कहाँ चला गया? ब्लैक स्ट्रीम ऑफ जापान कहते हैं। क्यूरेशिया या ओएसिया जलधारा या क्यूराइल की जलधारा या सुसीमा जलधारा? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। रिया सर, यू वे ऑफ एक्सप्लेनिंग ऑफ टीचिंग वेरी वेल। धन्यवाद रिया, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा। आप लोग हमसे डेली जुड़िए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, देखते हैं कौन इसका सही जवाब देता है। रिया जी हमारे साथ पहली बार जुड़ रही हैं। हम आशा करते हैं कि ये डेली आया करेंगी, यानी जुड़ा करेंगी और टीचर को क्या मोटिवेट भी करती रहेंगी और टीचर भी मोटिवेट करता रहेगा सब बच्चों को। बताइए इसका जवाब क्या होगा 15 का? बात करें क्यूराइल जलधारा, यानी अगर क्यूराइल जलधारा की बात करें तो क्यूराइल जलधारा एक ऐसी जलधारा है, ये ठंडी जलधारा है। यानी क्यूराइल जलधारा कैसी है? ये ठंडी जलधारा है। और ये भी जलधारा कहाँ चलती है? ये भी जलधारा चलती है आपके प्रशांत महासागर में चलती है, प्रशांत महासागर में चलती है। अब बता दें ये जो जलधाराएं होती हैं ये प्रशांत महासागर में चला करती हैं। जैसे कि मान लो हमारा ये ग्लोब है, ग्लोब पर ये क्या है? विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा है। यहाँ से इसके बीच में जो जलधाराएं चलेंगी, यानी कि इस गोलार्ध में अगर नॉर्थ की ओर जा रही है यहाँ से कोई जलधारा, तो वो कैसी होगी? गर्म जलधारा। अगर इस ऊपर वाले पोल से नीचे की तरफ कोई जलधारा आ रही है तो वो ठंडी जलधारा होती है। इसको कहते हैं जलधाराएं। यस सर, बिल्कुल ठीक है। आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं और हम आप लोगों को बता दें कि हम 10 o'clock यानी 10 बजे डेली रात में, यानी 10 बजे PM डेली आते हैं। आज किसी कारणवश लेट हो गया था, यानी PPT भी नहीं बन पाई थी आप लोगों के चक्कर में। यानी सोचा था कि यूपी टेट का पेपर भी होने वाला है, इसलिए हम लोग भी मेहनत में लगे हुए हैं और सोच रहे हैं कि आपका कल्याण हो। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं और
ठीक है, टाटा बाय बाय, तब तक के लिए अपना रखना ख्याल।